Hello friends, welcome back to my channel. We are going to continue with the series one short revision और आज का टॉपिक है चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और आज हम लोग टॉपिक 10.3 को कंप्लीट करेंगे जिसमें सारे डिजीजेस को हम लोग एक बार रिवाइज कर देंगे, ओके, विथ समरी ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द टर्म डिजीज, व्हाट इज डिजीज? डिजीज मीन्स नॉट कंफर्टेबल। तो डिस मीन्स नॉट, ईज मीन्स कंफर्ट, ओके, यानी कि एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी जो है फिजिकली और मेंटली अनकंफर्टेबल कंडीशन है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? दिस इज कंडीशन इज अ पर्सन इज फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली। तो फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के जो सिस्टम्स है, ऑर्गन्स है, मतलब फिजिकल एस्पेक्ट, और साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल एस्पेक्ट जो है वो डिरेंज हो गया या डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर बॉडी ऑर्गन्स और सिस्टम और प्रोसेस। यानी कि सिंपली बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम बॉडी में होगा उसको डिजीज करते हैं। तो सिंपल टर्म्स में अगर देखेंगे तो डिजीज इज द स्टेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। देखिए हेल्थ जो है पर्सन का डिस्टर्ब हो गया है, यानी कि पर्सन इज नॉट इन द प्रॉपर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेटस। चलिए तो अब देखते हैं टाइप्स। तो ब्रॉड टाइप्स ऑफ डिजीज क्या है? तो डिजीज जितने भी टाइप के डिजीज है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला है कॉन्जेनाइटल डिजीज और दूसरा टाइप जो है वो कहलाता है एक्वायर्ड डिजीज। तो कॉन्जेनाइटल मतलब वो डिजीज जो राइट फ्रॉम द बर्थ एक पर्सन के बॉडी में होता है, यानी कि द पर्सन हैज एक्वायर्ड इट ड्यूरिंग द बर्थ ड्यू टू मेनली जेनेटिक्स या एब्नॉर्मलिटी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, उसको इनबॉर्न डिजीज भी कहते हैं। यानी कि सच चिल्ड्रन या सच बेबीज आर बॉर्न विद दैट डिफेक्ट, ओके। और एक्वायर्ड मतलब वो सारी बीमारी जो हमें बर्थ के बाद डेवलप होता है, आइदर इमीडिएटली और आफ्टर सम ईयर्स, यू कैन सी मे बी ड्यूरिंग द एजिंग पीरियड, उसको एक्वायर्ड कहते हैं। एक्वायर्ड करना मतलब टू ऑब्टेन नाउ। तो डिजीज विच इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ, उसका एग्जांपल है क्लेफ्ट पैलेट। तो क्लेफ्ट पैलेट इज द एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल डिजीज और सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिजीज, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में देखने वाले हैं, ओके। एंड डिजीज जो एक्वायर होता है आफ्टर बर्थ उसको भी दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यू गॉट कम्युनिकेबल डिजीज और यू हैव गॉट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो सिंपल, व्हाट इज कम्युनिकेबल? कम्युनिकेबल वो होता है जो इन्फेक्शियस, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेस है उन सबको कम्युनिकेबल कहते हैं, जो स्प्रेड हो सकता है अगर केयर नहीं किया। एंड नॉन कम्युनिकेबल वो है जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है, जो एक पर्सन को अगर हुआ तो उसी में रहेगा, वो दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है, डज नॉट स्प्रेड। एंड कम्युनिकेबल कैन आइदर स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट और इट कैन स्प्रेड थ्रू अदर मीडियम, contagious या नॉन कंटेजियस। और नॉन कम्युनिकेबल कैन बी हेरिटेबल, ओके, और नॉन हेरिटेबल। तो कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो हेरिटेबल डिजीज होते हैं, ओके, क्योंकि जीन लेवल पे होता है, कुछ नॉन हेरिटेबल होगा, ओके। नाउ तो एग्जांपल की बात करें तो मलेरिया, टाइफॉइड, एड्स, पोलियो, रिंगवर्म, कोविड-19 ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी कि अगर किसी पर्सन को इनमें से ये कोई भी बीमारी हुई तो वो दूसरे पर्सन में अगर वैकेंसी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में है डायबिटीज, कैंसर, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, अस्थमा, स्कर्वी, ये सारे जो बीमारी है एक पर्सन को अगर हुआ है तो उसी पर्सन में डिफाइन रहेगा, वो उसके फैमिली मेंबर या दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स में वो स्प्रेड नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पैरासाइट्स। तो क्यों पैरासाइट यहाँ पे इसके लिए आ गया क्योंकि ज़्यादा करके बीमारी जो है उसमें जो एजेंट्स आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में वो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर रहता है या बॉडी के ऊपर रहता है ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको होस्ट कहते हैं। यानी कि पैरासाइट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एक ऑर्गेनिज्म जो एक अपने पार्टनर जिसको वो अटैक कर रहा है, ओके, उसको होस्ट कहते हैं। किसके लिए? टू डिराइव नरिशमेंट या टू ग्रो करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए या कुछ केस में खाली रहने के लिए, दैट इज ओनली फॉर शेल्टर वंडे करता है, तो उसको पैरासाइट कहते हैं। तो उसके दो टाइप्स है। तो एक है आपका एक्टोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट वो इंडिविजुअल्स होते हैं तो बॉडी के आउटर सरफेस पे, स्किन के बाहर ओवर द बॉडी कैन सी रहते हैं, ग्रो करते हैं, ओके। और दूसरे होते हैं एग्जैक्ट अपोजिट एंडोपैरासाइट। तो एंडो मतलब इनसाइड, मतलब वो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर यू कैन सी ग्रो करते हैं, ब्लड में, टिश्यूज में, सिस्टम्स में, ओके। जैसे यू गॉट द बेड बग
and you got the mosquito. तो mosquito and bed bug is one of the most common, you can see, ectoparasite. You got leech. और एंडोपैरासाइट वो है जो बॉडी के अंदर, you can see, ग्रो करते हैं, तो उसमें भी फिर दो टाइप्स है. ओके, तो जो सेल्स के विदिन, सेल्स बॉडी सेल्स के अंदर ग्रो करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं उनको इंट्रासेल्युलर कहते हैं, और जो सेल्स के इन बिटवीन ग्रो करते हैं उनको इंटरसेल्युलर कहते हैं. तो इंट्रासेल्युलर का मतलब इनसाइड द सेल्स और इंटरसेल्युलर मतलब इन बिटवीन द सेल्स वो ग्रो करेंगे. तो इंट्रासेल्युलर का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम जो है वो आरबीसी के अंदर और लीवर सेल्स के अंदर ग्रो करता है. ओके, और आपका इन बिटवीन से मतलब टिश्यू स्पेस में जो ग्रो करते हैं उसके एग्जाम्पल है एस्कैरिस. तो एस्कैरिस जो है इट इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेल्युलर, यू कैन सी, पैरासाइट. ओके, चलिए अब हमें कंसेप्ट ऑफ पैथोजन. तो पैथोजन में पैथोस का मतलब द डिजीज और जेन का मतलब होता है टू फॉर्म, यानी कि कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट, लिविंग डिजीज कॉजिंग एजेंट, उसको पैथोजन कहते हैं. तो पैथोजन का डिफरेंशिएशन होगा एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑन एंट्री इन द बॉडी ऑफ द होस्ट प्रोड्यूस द डिजीज. यानी कि कोई भी एजेंट, जनरली माइक्रोब्स, अगर आपके बॉडी में एंटर होता है उससे आपके बॉडी में बीमारी प्रोड्यूस होती है तो उसको पैथोजन कहेंगे. एंड दिस एबिलिटी को पैथोजेनिसिटी कहते हैं. सिटी मतलब एबिलिटी, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन या जर्म टू एंटर इन द होस्ट बॉडी. क्योंकि पैथोजन को सबसे पहले बॉडी में कंसर्न, यू कैन से, टारगेट बॉडी में एंटर करना है और थ्रू ए पर्टिकुलर रूट, और उसके बाद में ही वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है. वो तभी प्रोड्यूस करेगा जब वो मल्टीप्लाई हो पाएगा. ओके, नेक्स्ट. तो ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट बट ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन. द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस विल बी आस्क्ड. ओके, यानी कि जितने भी पैथोजेंस है वो बॉडी में पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज दे ग्रो इन द बॉडी, दे मल्टीप्लाई इन द बॉडी, दे डिराइव नरिशमेंट. ओके, लेकिन साथ में दो हार्म प्रोड्यूस करते हैं. तो पैथोजन और पैरासाइट के बीच में एक थिन लाइन है. पैथोजन उनको कहा जाता है जो, यू कैन सी, बीमारी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट जो ग्रो तो करते हैं बॉडी में लेकिन बीमारी प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ओके, तो दैट्स वाई ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजेंस. ओके, बट जितने भी पैथोजेंस है वो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं. ओके, फिर तो इन पैथोजेंस को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन या नॉर्मल पर्सन तक ले जाने वाले जो दूसरे एजेंट्स होते हैं उनको कहते हैं वेक्टर्स. तो व्हाट आर वेक्टर्स? तो वेक्टर्स आर नथिंग बट कैरियर ऑफ पैथोजेंस, हैंस दे आर कैरियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. जैसे आपका मॉस्किटो, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. मॉस्किटो जो है वो आपका पैरासाइट है और मॉस्किटो एक दूसरे पैरासाइट को आपके बॉडी में ट्रांसफर करता है, वो है प्लाज्मोडियम. और लेकिन मॉस्किटो की वजह से आपको बीमारी नहीं होती है, तो इसके लिए मॉस्किटो इज ओनली पैरासाइट. लेकिन प्लाज्मोडियम की वजह से बीमारी होती है, इसके लिए प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट विच कॉजेज द डिजीज, हैंस इट इज ए पैथोजन. ओके, इसका मतलब प्लाज्मोडियम आपके बॉडी का पैरासाइट है, वो एंडोपैरासाइट है. मॉस्किटो आपका एक्टोपैरासाइट है, लेकिन दोनों पैरासाइट्स में आपका प्लाज्मोडियम जो है वो पैथोजन है. ओके, यानी कि इज ए पैरासाइट विच कॉजेज डिजीज, हैंस इट इज ए पैथोजन. लेकिन मॉस्किटो डू नॉट produce the disease, hence it is only a parasite, not a pathogen. Okay, so hence all pathogens are parasite but all parasites are not pathogen. तो what is incubation period? तो एक important term use किया जाता है, क्योंकि every agent which enters in the body to cause the disease, तो disease produce करने यानी कि symptoms produce करने में या effect produce करने में और entry के बीच में एक time gap रहता है. That gap, there is a time interval from the invasion, मतलब entry of a pathogen to the development of clinical manifestation, यानी कि effect. यानी कि अगर एक जर्म आज आपके बॉडी में एंटर करेगा तो इमीडिएटली बीमारी प्रोड्यूस नहीं होगी. इट विल टेक एटलीस्ट, यू कैन सी, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 2 days, few days, 7 days, 1 week, 1 month, depending upon the type of, you can see, what pathogen and your body's resistance power. तो उस पीरियड को, उस गैप पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन. तो ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन द पैथोजन ग्रोज इन द बॉडी एंड क्रिएट्स द कंडीशन, ओके, सो दैट आवर बॉडी गेट अफेक्टेड अल्टीमेटली. चलिए अभी एक एक करके सारे बीमारी को हम लोग देखेंगे. तो पहला डिजीज जो है वो है मलेरिया. तो हैव यू सीन समबडी, यू कैन सी, बीन बिटन बाय द मस्कीटो, और मस्कीटो बिटन के बाद यानी कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, 105 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, साथ में हेडेक भी हो रहा है और साथ में चिल. अगर ये तीन फीचर एक पर्सन के बॉडी में आपको दिख रहा है, हाई फीवर, हेडेक, चिल, अलॉन्ग विद, यू कैन सी व्हाट, शेकिंग होगा, फटीग आएगा, मतलब थकावट आएगा, जॉइंट एचेस, वॉमिटिंग हो रहा है, देन नौसिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग,
मसल पेन होगा तो इसका मतलब है पर्सन मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. ओके, देयर आर क्लासिकल सिम्टम्स ऑल्सो. ओके, पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके, दैट इज हॉट स्टेज विथ स्वेटिंग स्टेज होता है. ओके, और फिर चिल. तो मलेरिया किस टाइप का बीमारी, तो वो एक प्रोटोजुअल डिजीज है क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट एक प्रोटोजुआ है विच इज ए पैथोजन. ओके, और वेक्टर बॉर्न डिजीज है. प्रोटोजुअल डिजीज क्यों, बिकॉज मलेरिया इज ए प्रोटोजुअल डिजीज बिकॉज इन्फेक्शन होता है एक प्रोटिस्ट, इसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसके अलग अलग स्पीशीज है. ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आरबीसी, इसके अंदर प्लाज्मोडियम क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, एंड दिस इज प्लाज्मोडियम and it's transmitted by the female Anopheles mosquito. और इसको ट्रांसमिट करने का काम एक ऐसे दूसरा पैरासाइट करता है, दैट इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. ओके, तो इसका मतलब मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो प्लाज्मोडियम भी पैरासाइट है, एनोफिलस मॉस्किटो भी पैरासाइट है, लेकिन प्लाज्मोडियम बीमारी प्रोड्यूस करता है, इसके लिए वो पैथोजन है. ओके, देन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम है नंबर ऑफ स्पीशीज, तो 4 स्पीशीज बहुत ही यू कैन सी कॉमन है इसमें. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरी, ये सबसे 2 कॉमन यू कैन सी है. जो माइल्ड टाइप का जो कॉमन टाइप का और माइल्ड टाइप का यू कैन सी जो मलेरिया होता है इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज और उसका हाई फीवर जो है 48 आवर्स के इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है. प्लाज्मोडियम मलेरी जो है वो 28 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है, उसका हाई फीवर 72 आवर्स के बाद रिपीट होता है. प्लाज्मोडियम ओवेल 17 डेज का उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, हाई फीवर 48 आवर्स के बाद रिपीट होता है. और सबसे डेंजरस है, सबसे नीचे वाला दिख रहा है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, जिसका जो बुखार है इट कैन एक्चुअली अफेक्ट द ब्रेन, जिससे सेरिब्रल मलेरिया होता है. ओके, जिसको मेंदू ज्वर भी कहते हैं. 12 डेज में उसका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, यानी कि 12 डेज में अपना सिम्टम दिखाता है. और उसका फीवर जो है 22 से 48 आवर के बीच में फ्लक्चुएट होता है या रिपीट होता रहता है. ओके, तो ये चार्ट आपको देखना है. फिर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 स्टेजेस है, सेक्सुअल स्टेज एंड असेक्सुअल स्टेज. तो सेक्सुअल स्टेज है वो मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होता है और असेक्सुअल स्टेज जो है वो ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होता है. तो ह्यूमन में इन्फेक्शन कैसे होता है, अगर एक मॉस्किटो ने जिसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स है, तो स्पोरोजोइट्स स्टेज को अगर उसने हमारे बॉडी में इंसर्ट कर दिया बाय बाइट, तो ये स्पोरोजोइट सबसे पहले हिपैटिक सेल्स को अटैक करता है, जिसमें आपका एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता है, और फिर बनता है मीरोजोइट्स, और मीरोजोइट जो फिर आरबीसी को अटैक करता है, जिससे ट्रोफोजोइट्स तैयार होते हैं, जिसमें रिंग स्टेज है, सिग्नेट रिंग स्टेज है. ओके, देन सिजोन स्टेज है. और फिर जब टेम्परेचर इस एज स्टेज में जब आरबीसी बर्स्ट होते हैं तो टेम्परेचर पहले चिलिंग सेंसेशन होता है विद, फिर यू कैन सी सीवियर चिल, उसके बाद में फीवर यू कैन सी सेंसेशन आता है. और फीवर का मतलब है आपका बॉडी मलेरिया के जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है. और कुछ मलेरिया के जो जर्म्स होते हैं दैट इज द ट्रोफोसाइट, वो गैमेटोफाइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. उस टाइम पे अगर किसी मॉस्किटो आपको काटा तो गैमेटोफाइट स्टेज विल एंटर इनटू द मॉस्किटो थ्रू द मील, ब्लड मील, और तब वो फिर 2 टाइप के गैमेट्स में, माइक्रोगैमेट दैट इज द स्पर्म एंड मेगागैमेट दैट इज ओवम, उसमें वो कन्वर्ट होने के बाद फिर जाइगोट बनता है जिसको ऊकाइनिट कहते हैं, और वो इंटेस्टाइन के वॉल को पंचर करके गार्ड बना देते हैं, जिसको ऊ सिस्ट कहते हैं. इसी ऊ सिस्ट के अंदर नेचुरल इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोजोइट तैयार होता है, और ये स्पोरोजोइट मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर होके, और ये मॉस्किटो जब आपको बाइट करेगा तो साइकिल फिर से कंप्लीट हो जाता है. ओके, तो इसके लिए 4 मेन स्टेजेस है, स्पोरोजोइट, उसके बाद में आपका है मीरोजोइट, उसके बाद में ट्रोफोजोइट, उसके बाद में गैमेटोफाइट्स. ओके, चलिए अभी समराइजेशन करते हैं मलेरिया का. तो विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इट इज़ वेक्टर बॉर्न, क्योंकि इसको मॉस्किटो की वजह से यू कैन सी ट्रांसमिट होता है. इट इज़ इन्फेक्शियस प्रोटोजुअल डिजीज, क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट एक प्रोटोजुआ है. तो पैथोजन कौन है, तो प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम, जिसके 4 स्पीशीज है. देन वेक्टर कौन है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. देन स्टेजेस 2 है, मॉस्किटो इज द सेक्सुअल स्टेज, ह्यूमन में है सेक्सुअल स्टेज. ट्रांसमिशन कैसे होता है, बाय बाइट ऑफ मॉस्किटो कैरिंग ट्रोफोजुअल स्टेज. देन पैथोजेनिसिटी, मतलब बॉडी में क्या इफेक्ट होता है. तो प्राइम ऑर्गन जिनको प्लाज्मोडियम अटैक करता है वह है लीवर और फिर आरबीसी. फिर सीवियर कंडीशन में ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं.
विच कैन बी फेटल। सिम्टम्स जो है वो है फीवर, चिल, हेडेक, ओके। फिर अर्थालजिया, जॉइंट पेन, लीवर में सूजन है क्योंकि लीवर डैमेज होता है, ओके। दैन प्रिवेंशन, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करना, मॉस्किटो किलर्स मतलब इंसेक्टिसाइड, गंबूसिया फिश इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। दैन मॉस्किटो कैंसी वैक्सीन भी अवेलेबल्स है, ओके। दैन ट्रीटमेंट जो है वो है ACT विच इज़ द एर्थमीन, you can say artemisinin, you can see therapy. Then hydroxychloroquine drug, dapsone, quinine is a natural, you can see extract है आपका चिंचोना, you can see plant का। चलिए नेक्स्ट बीमारी है अमीबियासिस। तो अमीबियासिस भी एक प्रोटोजोअल डिजीज है, ओके। जैसे अगर किसी को लूज मोशन है, सीवियर क्रैम्प आ रहा है, फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन और एब्डोमेन क्रैम्प है, मतलब उसको अमीबियासिस हुआ होगा। और ये तब होता है जब अनहाइजेनिक फूड को कंज्यूम करते हैं, ओके। इसका मतलब है पर्सन को अमीबियासिस हुआ है, ओके। और अमीबियासिस और उसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, ओके। इट इज ए प्रोटोजोअल डिजीज जिसका कॉजेटिव एजेंट एक दूसरा प्रोटोजोआ है जो अमीबा कैटेगरी का है, जिसको एंटीमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं। एंटा मतलब इंटेस्टाइन अमीबा की तरह है और उसके बाद सिंगल सीडोपोडी होता है। हमको नॉर्मल अमीबा मालूम है मल्टीपल सीडोपोडी बनाता है, लेकिन एंटीमीबा प्रोड्यूसेस ओनली वन सीडोपोडिया और वो लिटिका मतलब डैमेज, हिस्टो मतलब टिश्यू, इंटेस्टाइन के टिश्यू को, जो इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन के टिश्यू का, उसको वो डैमेज करता है, ओके। तो इट इज इंटेस्टाइनल डिजीज क्योंकि वो ह्यूमन के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को अटैक करता है। व्हीकल बॉर्न डिजीज है, खाने पीने से वो स्प्रेड होता है विच इज कंटामिनेटेड, और उसको आपके फ्लाइज और कॉकरोच भी स्प्रेड करते हैं फ्रॉम द कैन सी द सोर्स, क्योंकि उसका मेन सोर्स है फीकल मैटर। एक पेशेंट जिसको अमीबियासिस है उसका लूज जो मोशन मटेरियल या लूज फीकल मैटर है उसमें प्लाज्मोडियम के सिस्ट रहते हैं, ओके। सिस्ट से ही नेचुरली इन्फेक्शन होता है, ओके। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल में आपको दिख रहा है, ओके। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, दिस इज प्लाज्मोडियम, यू कैन से जो आपका ट्रोफोजाइट स्टेज में है, ओके। तो नेचुरली इन द इंटेस्टाइन इट एक्चुअली फॉर्म्स द सिस्ट, तो ये आपका सिस्ट स्टेज है, ओके। 4 यू कैन सी न्यूक्लिएटेड स्टेज, और यही सिस्ट नेचुरली एक ह्यूमन रिलीज करता है। तो इस सिस्ट को जब कंज्यूम किया जाएगा तो इंटेस्टाइन में आके वो फिर से इंसिस्टमेंट होता है, मतलब सिस्ट वॉल ब्रेक्स और अंदर अमीब्यूल्स, 4 अमीब्यूल्स रिलीज होते हैं और इस तरह इन्फेक्शन हो जाता है। चलिए, तो अमीबियासिस का देखिए मेन जो एस्पेक्ट है वो क्या है, इट इज़ ए वेक्टर और फूड बॉर्न डिजीज, इन्फेक्शियस प्रोटोजोअन डिजीज। पैथोजन कौन है आपका, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका। वेक्टर कौन है, मैकेनिकल है आपका फ्लाई एंड कॉकरोच। और इन्फेक्टेड ह्यूमन, यानी कि इन्फेक्टेड ह्यूमन से री इन्फेक्शन भी हो सकता है और से ह्यूमन की भी हो सकता है अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, ओके। देन तो होस्ट है ह्यूमन के साथ साथ दूसरे मैमल्स को भी बीमारी होती है। ट्रांसमिशन इज बाय कंटेमिनेटेड फूड वाटर, और वेक्टर उसको रूट जो है वो फीकोलर, क्योंकि फीकल मैटर में एंटीमीबा के सिस्ट होते हैं, वो आपके फूड और वाटर के थ्रू आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है, इसको फीको ओरल कहते हैं। द पैथोजेनिसिटी इफेक्ट क्या होता है, सबसे मेन इफेक्ट होता है इंटेस्टाइन जिसमें ब्लीडिंग होगा और फिर वहाँ से वो लीवर, लंग्स और दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। देन सिम्टम्स है आपका डायरिया, डिसेंट्री, ब्लड स्टूल, कोलिटिस मतलब इंटेस्टाइन में सूजन, लीवर में पस जमा हो जाना, लीवर एब्सेसिस। देन प्रिवेंशन इज इजी, हाइजीन एंड सैनिटेशन हाई लेवल का होना चाहिए, प्रॉपर कुकिंग ऑफ द फूड ताकि सिस्ट अगर हैं तो वो किल हो जाए, क्लीन हैंड्स होना चाहिए बिफोर सर्विंग द फूड, प्रिपरेशन ऑफ द फूड, ओके। एंड ट्रीटमेंट इज ऑल्सो सिंपल, मेट्रोनिडाजोल, tinidazole, amitriptyline, chloroquine. So these are the effective drugs against the disease amoebiasis. Next disease is Escherichiasis. So this is also you can see food-borne disease, okay, just like amoebiasis. तो anybody अगर स्टूल प्रोड्यूस कर रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहा है, यानी कि सिम्टम्स आर जस्ट लाइक अमीबियासिस, लेकिन स्टूल में यू विल फाइंड यू कैन सी वेरी टाइनी, यू कैन सी राउंड वर्म्स दिखेंगे, यू कैन सी पिंकिश कलर के या क्रीम कलर के। तो लाइव वर्म्स इन द स्टूल अगर दिख रहा है, साथ में भूख जो है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मतलब हंगर यू कैन सी जिसको कहते हैं, और आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, मतलब द पर्सन मस्ट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम you can say Escherichiasis, and it is a roundworm infection to be precise. तो Escherichiasis को roundworm infection भी कहते हैं। तो इट्स ए helminthic disease because causative agent एक लार्वा स्टेज होता है आपका राउंड वर्म का, Escherichia lubricoides, या उसके एग्स हो सकते हैं
ओके, इंटेस्टाइनल डिजीज़ है क्योंकि इंटेस्टाइन को अटैक करता है स्पेशली इन चिल्ड्रन। तो जनरली 12 साल तक के बच्चों को नेचुरल एस्करिस होने का जो चांस है सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ ए व्हीकल बॉर्न डिजीज़ क्योंकि ये कंटामिनेट फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। इसको वेक्टर भी यू कैन सी लाइक फ्लाई एंड कॉकरोच वो स्प्रेड करते हैं। और लाइफ साइकिल यहाँ पे दिख रहा है, इफ़ द एग्स ऑफ एस्करिस आर कंज्यूम्ड, ओके, जो आपका यू कैन सी आपके फिकल मैटर से नेचुरली सॉइल में गया होगा, सॉइल से किसी फूड मटेरियल पे गया होगा, तो उसको अगर मैन स्वेलो करता है तो वो इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन से में लार्वा स्टेज प्रोड्यूस होता है, लार्वा ब्लड में जाता है, ब्लड से वो हार्ट में, फिर लंग्स में, फिर ट्रकिया में जाने के बाद इस लार्वा के स्मॉल लार्वास को फिर स्वेलो किया जाता है, वो वापस इंटेस्टाइन में आता है जहाँ पे नेचुरली वो मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फिर वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं और ये एग्स जो है अल्टीमेटली ये रिलीज कर देते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन, ओके, क्योंकि एग्स के अंदर ही लार्वा, इन्फेक्टेड लार्वा एग्स के अंदर ही डेवलप होता है और ऐसे एग्स को अगर आपने कंज्यूम किया तो फिर इंटेस्टाइन में नेचुरली एग का बॉल रप्चर होकर जो लार्वे स्टेज है वो ब्लड में जाता है, हार्ट में जाता है, लंग्स में जाता है, ट्रकिया में जाने के बाद इरिटेशन ऑफ थ्रोट में, देन वी स्वेलो, उस जो कफिंग स्लाइड कफिंग आता है तो थ्रोट में जाने के बाद उसको स्वेलो कर लेते हैं, ओके, स्वेलो करने से वो चला जाता है वापस आपके इंटेस्टाइन में जहाँ पे वो फिर मैच्योर मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए समराइजेशन देखते हैं। टाइप, तो इट इज अ वेक्टर ऑफ फूड बॉर्न डिजीज जस्ट लाइक आपका अमीबियासिस, जिसको हेलमिंथिक मतलब एक वर्म, राउंड वर्म कॉज करता है। तो हेलमिंथ का नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। वेक्टर है आपका मैकेनिकल, फ्लाई कॉकरोच और इन्फेक्टेड ह्यूमन। यहाँ पे भी एक्चुअली एकदम ट्रांसमिशन वगैरह ज़्यादा करके एस्पेक्ट जो है एकदम अमीबियासिस की तरह होस्ट कौन है, यहाँ पे ह्यूमन दूसरे एनिमल्स को भी हो सकता है। ट्रांसमिशन इज बाय कंटेमिनेट फूड और वाटर। वेक्टर फीको ओरल, सेम अमीबियासिस। पैथोजेनिसिटी, मेन ऑर्गन इंटेस्टाइन जस्ट लाइक अमीबियासिस। फिर लीवर, लंग और दूसरे ऑर्गन को भी वो डैमेज करता है। आंखों तक इन्फेक्शन यू कैन सी स्प्रेड हो सकता है। सिम्टम्स diarrhea, dysentery, blood stool, colitis, liver abscesses, similar to your you can see what amoebiasis. Then prevention same, hygiene, sanitation, proper cooking होना चाहिए, clean hand होना चाहिए। और treatment यहाँ पे different है, mebendazole, albendazole, रामबाण, you can see anti helminthic drugs है। फिर severe case में लिमा मिजोल और पिपरेजिन देना पड़ता है, ओके, जब heavy infection होगा तो। चलिए नेक्स्ट डिजीज है फाइलेरियासिस। इट इज ऑल्सो ए वर्म से होने वाला बीमारी, ओके, तो इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं क्योंकि इस कंडीशन में पर्सन का जो लेग है, जनरली लेग्स हो गए, आर्म्स होते हैं, उसमें ऐसा स्वेलिंग आता है कि पर्सन का लेग एकदम एलिफेंट जैसा दिखने लगता है। तो इफ यू सीन एनी ऑफ दिस यू कैन सी फीचर, मतलब पर्सन को थ्रेड वर्म इन्फेक्शन है, वेरी टाइनी यू कैन सी व्हाट वर्म बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप आपका जो एस्कैरिस को बिलोंग करता है। तो इज हेलमिंथिक डिजीज। तो कॉजेटिव एजेंट जो है वो थ्रेड वर्म, सबसे कॉमन थ्रेड वर्म है वूक्रेरिया, बैंक ऑफ ट्री। दूसरे भी है मलाया मलाया, लोआ लोआ, ऐसा बहुत सारे भी हम लोग देखेंगे, ओके। एंड दिस इज द माइक्रोफाइलेरिया, द लार्वा स्टेज ऑफ द फाइलेरियल वर्म को फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं। इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो इस लार्वा को ट्रांसमिट करने का काम एक फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, जिसे प्लाज्मोडियम को नेचुरली ट्रांसमिट करने का काम एनोफिलस मॉस्किटो करते हैं, यहाँ पे क्यूलेस मॉस्किटो ये कैसे ट्रांसमिट करते हैं, ओके, जो ब्लैकिश कलर के होते हैं। तो उसके टाइप्स है, तो फाइलेरियासिस के टाइप्स है, तो टाइप्स डिपेंड करता है कि कौन से टिश्यू को अफेक्ट करता है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस सबसे कॉमन है, फिर सब क्यूटेनियस फाइलेरियासिस, लोआ लोआ, मांसोलेना स्पीशीज, और सीरस में एब्डोमिनल कैविटी का फाइलेरियासिस मांसोनेला कैंसी स्पीशीज कॉज करते हैं, ओके। तो इसमें हमको जो डिस्क्राइब करना है, जो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, क्योंकि उसी से टिपिकल वो एलिफेंटियासिस या सूजन ये कैंसी स्किन के अंडरलाइन टिश्यूज में होता है, स्किन भी ठीक हो जाता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फाइलेरियासिस, ओके। तो अगर क्यूलेस मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, उस क्यूलेस मॉस्किटो के अंदर माइक्रोफाइलर स्टेज होगा, तो वो सबसे पहले ब्लड में जाता है, ह्यूमन के ब्लड में जाने के बाद एडल्ट्स बन जाते हैं इन द लिम्फेटिक सिस्टम, और फिर ये एडल्ट्स जो वर्म्स हैं दे ले द एग्स, और एग्स से प्रोड्यूस होता है माइक्रोफाइलेरिया। और माइक्रोफाइलेरिया को ये पेशेंट के ब्लड को जब कोई सक करता है जनरली, तो मॉस्किटो जब माइक्रोफाइलर स्टेज को सक करता है तो फिर वो माइक्रोफाइलर के ट्रकिया से होते हुए, उसके थोरेसिक मसल से होते हुए उसके
डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है, और जैसे ही वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है नेचुरली उस टाइम पे अगर वो किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगा तो दूसरे पर्सन के ब्लड में माइक्रोफाइलरी स्टेज के है ट्रांसमिट हो जाता है। तो अभी समराइजेशन करते हैं। फाइलेरिसिस इज द मॉस्किटो बॉर्न, मॉस्किटो से स्प्रेड होने वाला इन्फेक्शियस हेलमिंथिक डिजीज है। ओके, देन पैथोजन का नाम है वुकरेरिया बैंकोफ्राई सबसे कॉमन, फिर ब्रुगिया मलाया, ब्रुगिया टिमोरिया, लोआ लोआ, मॉन्सुलेना स्पीशीज ए बी टाइप से। फिर वेक्टर है आपका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, होस्ट है आपका 2, तो ह्यूमन डेफिनेटिव वेस्ट, क्योंकि ज़्यादा करके जो रिप्रोडक्शन होता है वो ह्यूमन के अंदर होता है, और क्यूलेक्स जो है जैसे इंटरमीडिएट यू कैन सी व्हाट, क्योंकि वो लार्वा स्टेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। देन ट्रांसमिशन इज बाय द बाइट ऑफ मस्किटो, इसमें लार्वा स्टेजेस ऑफ वर्म के, जिसको माइक्रोफाइलेरिया स्टेज कहते हैं। पैथोजेनिसिटी, तो प्राइम ऑर्गन जिनको आपका फाइलेरी वर्म अटैक करता है वो है लिम्फेटिक टिश्यू, साथ में कनेक्टिव टिश्यू भी अटैक होता है, स्किन अटैक होता है जिससे स्वेलिंग आ जाती है। ओके, तो मेन सिम्टम्स जो है वो है एलिफेंटियासिस, जिसमें स्किन थिक हो जाता है, अंडरलाइन टिश्यू भी थिक होता है जिससे सीवियर स्वेलिंग आती है। ओके, फिर हाइड्रोसील, टेस्टिस का जो सैक है स्क्रोटल उसमें सूजन आता है, उसको हाइड्रोसील कहते हैं। इडीमा, दैट इज जनरल स्वेलिंग, देन थिकनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स स्पेशली लेग्स एंड द आर्म्स। फीमेल में वल्वा और जो आपका मेमोरी ग्लैंड्स है उनमें भी सूजन आ सकता है। प्रिवेंशन वेरी सिंपल, मॉस्किटो से ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है, इसके लिए मॉस्किटो रिपेलेंट सेम। आप अगर मलेरिया से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली फाइलेरियासिस से भी आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। यूज ऑफ नेट, गम्बोसिया, फिशेस, एंड ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाईइथाइल कार्बामाइसिन और एल्बेंडाजोल का डोज दिया जाता है, और सीवियर कंडीशन में इवरमेक्टिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है फॉर द पर्सन। चलिए, नेक्स्ट डिजीज है टाइफाइड, ओके, विच इज द थर्ड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इफ यू हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ द हाई फीवर जो बार बार रिपीट हो रहा है स्पेशली द आफ्टरनून, 104 डिग्री से ज़्यादा का बुखार है तो मतलब टाइफाइड होगा। साथ में रेड रोड स्पॉट्स, रैशेस बॉडी पे आता है स्पॉट्स के रूप में, और साथ में पल्स रेट हो जाता है कम या हार्ट बीट स्लो हो जाता है। जनरली किसी भी बीमारी में इन्फेक्शन हार्ट बीट बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे हार्ट बीट स्लो हो जाता है, तो उसका मतलब है पर्सन मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम आपका टाइफाइड, जिसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि एंटेरिक मतलब आपका इंटेस्टाइन, क्योंकि टाइफाइड सबसे पहले इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ओके, एंड दिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ आपका टाइफाइड विच इज साल्मोनेला टाइफी, जिसके 3 मेन एंटीजन्स होते हैं। तो इट वाज गॉट यू कैन सी के एंटीजन, जिसको वीआई एंटीजन कहते हैं, जिसको कैप्सूल में होता है। फिर सोमैटिक सेल वॉल पे जो एंटीजन होता है उसको सोमैटिक ओ एंटीजन कहते हैं, और फ्लैजेला में जो एंटीजन होता है उसको एच एंटीजन कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोमैटिक ओ एंटीजन, ओके, जिसको एलपीएस भी कहते हैं, लिपोपॉलीसैचराइड यू कैन सी मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ओके, और इन्हीं 3 एंटीजन्स को डिटेक्ट करके हम लोग टाइफाइड को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विडाल टेस्ट। तो उसके लिए टेस्ट है विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड को मेडिकली एंट्रिक फीवर कहते हैं, जिसको स्लो फीवर भी कहते हैं, एब्डोमिनल फीवर कहते हैं, नर्वस फीवर भी कहते हैं। ओके, तो इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, इसको कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। वो वेक्टर से स्प्रेड होता है, फ्लाइज और कॉकरोच स्प्रेड करते हैं, क्योंकि इट इज ऑल्सो एन इंटेस्टिनल डिजीज, यानी कि फूड और वाटर से वो स्प्रेड होता है। इट इज फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज। और मिल्क इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यू कैन सी सोर्स ऑफ टाइफाइड, इफ इसको ठीक से और हाइजीन यू कैन सी मेंटेन नहीं किया। ओके, देन एक्यूट इन्फेक्शन है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है कुछ दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर द पर्सन डेवलप्स हाई फीवर। इज ए फेब्राइल डिजीज, क्योंकि बहुत ही तेज बुखार आता है जनरली ड्यूरिंग द आफ्टरनून। और अगर समय पे टाइफाइड का ट्रीटमेंट नहीं किया तो एक कंडीशन डेवलप होता है जिसको कहता है साल्मोनेलोसिस। ओके, चलिए भी समराइजेशन करते हैं। तो टाइफाइड इज ए फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, एक्यूट फेब्राइल डिजीज, फेब्राइल मतलब हाई फीवर प्रोड्यूस करने वाला डिजीज। तो पैथोजन है ग्राम नेगेटिव बैसिला एस टाइफी, तो 2 वैरायटी है, एस टाइफी मतलब साल्मोनेला टाइफी, और माइल्ड टाइप का है साल्मोनेला पैराटाइफी। ओके, तो वेक्टर ही इज अ ह्यूमन कैरियर, या फ्लाइज या कॉकरोचेस। तो ह्यूमन मतलब इन्फेक्टेड ह्यूमन जो है इट कैरीज, क्योंकि टाइफाइड केस में ऐसा होता है कि कुछ ह्यूमन उनके पास जर्म्स तो है लेकिन दे डोंट शो द सीवियर कंडीशंस ऑफ द टाइफाइड, एंड ऐसे पीपल जो है उनको कैरियर कहते हैं, हैविंग द जर्म बट नॉट प्रोड्यूसिंग द सिम्टम्स। एंड होस्ट ह्यूमन एंड दूसरे एनिमल स्पेशली कैट एंड डॉग, ओके, उनको भी टाइफाइड हो सकता है। ट्रांसमिशन इज बाय फीको ओरल रूट, यानी कि जिस तरह अमीबियासिस आपका एस्कैरियासिस स्प्रेड होता है, ओके, द फीकल मैटर ऑफ द पर्सन विल हैव हाई
नंबर ऑफ जर्म्स, और ये फीकल मैटर ठीक से डिस्पोज नहीं किया, वो अनहाइजीनिक कंडीशन में वहाँ पे ही रहा है, तो नेचुरली थ्रू विंड हो गया, नहीं तो हवा हो गया, नहीं तो इंसेक्ट वेक्टर से वो आपके फूड जो है उसमें ट्रांसफर हो सकता है। कंटामिनेट फूड वेक्टर, स्पेशली मैंने बोला मिल्क। पैथोजेनिसिटी, मेन ऑर्गन जो अफेक्ट होता है इंटेस्टाइन, जिससे इंटेस्टाइन में सूजन आएगा। ओके, फिर लीवर और गॉल ब्लैडर भी डैमेज होता है। गॉल ब्लैडर अगर सीवियर डैमेज हुआ तो फिर गॉल ब्लैडर को ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। ओके, तो सिम्टम्स इज प्रोग्रेसिव हाई फीवर, यानी कि धीरे धीरे तेज बुखार होता है। रेड रोड रैशेस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन जो है आपका वो डैमेज होगा। म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, दैन प्रिवेंशन सेम, सेल्फ एंड किचन हाइजीन, क्योंकि हर फूड मटेरियल जो इवन इफ द वाटर विच इज़ यूज फॉर इरीगेशन इज कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर, तो उससे भी अमीबियासिस, नहीं तो एस्कैरियासिस, नहीं तो आपका टाइफाइड हो सकता है। तो सैनिटाइजेशन शुड बी प्रॉपर, और वैक्सीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो ट्रीटमेंट के लिए है क्लोरामफेनिकोल, एम्पेसिलिन एंड क्लोरोमाइसिटिन। तो दीज आर द, यू कैन सी व्हाट, मेन ड्रग्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट टाइफाइड इन्फेक्शन टू किल द टाइफाइड बैक्टीरिया। चलो नेक्स्ट इज निमोनिया। तो अभी आपको मालूम है कोरोना में जो सीवियर, सबसे सीवियर इफेक्ट फाइनली जिसकी वजह से पर्सन कैन डाई इज द निमोनिया। तो निमोनिया इज ए सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और उसके कोई स्पेसिफिक एजेंसी वॉट एजेंट नहीं है। कैन बी बिकॉज ऑफ द जर्म, फिजिकल इंजरी, केमिकल इंजरी। ओके, कल हम लोग इन्फेक्शियस निमोनिया को देख रहे हैं। तो कफ के साथ साथ अगर ग्रीनिश स्पूटम कोई पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है तो मतलब उसको निमोनिया हो गया है। ओके, साथ में सीवियर चेस्ट पेन होगा, हेडेक होगा, एंड यू कैन सी यू गॉट द स्किन जो है नेचुरल पेल होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई टू द बॉडी डिक्रीजेस। क्योंकि आपको मालूम है जैसे कोरोना में भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, बिकॉज लंग्स अगर ठीक से काम नहीं करेंगे, लंग को अगर सीवियर डैमेज हो गया है तो उसका जो मेन प्राइम फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड द एयर, तो वो नहीं कर पाता है, इसके लिए टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ओके, तो सीवियर हाई फीवर भी रहेगा। ओके, और चेस्ट में आपको निमोनिया पैचेस दिखेगा, तो इसका मतलब है पर्सन मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम व्हाट, निमोनिया। तो लंग में अगर पैच दिख गया तो इसका मतलब है निमोनिया का है, तो वहाँ पे कफ जमा हो गया है, या तो इन्फेक्शियस, यू कैन सी व्हाट, जो पस है वो जमा हो गया है। तो पेशेंट ऑफ निमोनिया। चलो अभी निमोनिया को क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो निमोनिया इज ए इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लंग्स, जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। लंग का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, जैसे टर्मिनल टिश्यू जिसमें आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, अल्वेलाई जो है वो अफेक्ट होते हैं। ओके, तो एयर सैक्स जो है ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज उसमें पस जमा हो जाता है, जिसको कंसोलिडेशन कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट टेक प्लेस एफिशिएंटली। ओके, तो इट इज अ पल्मोनरी डिजीज, क्योंकि ये जनरली लंग्स, ब्रोंकाई और अल्वेलाई को, यानी कि इट इज अ लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज। देन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, क्योंकि आपका लंग टिश्यू को डैमेज करता है। कंटेजियस डिजीज, क्योंकि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। ड्रॉपलेटिंग लगेगा, यानी कि किसी पर्सन को अगर निमोनिया है तो व्हेन ही शाउट्स, ही स्पीक्स, ही स्नीजेस और कफ्स, तो ये जर्म्स इमीडिएटली इन छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में रिलीज होते हैं, और कोई भी पर्सन उस रेंज में अगर आ गया तो उसको डायरेक्ट इन्फेक्शन होगा। इट इज़ ऑल्सो फोमाइड बॉन्ड डिजीज, यानी कि पेशेंट के जितने भी आर्टिकल वो हैंडल करता है, बिकॉज पेशेंट मस्ट बी कफिंग कंटिन्यूसली, वो हैंडल करता है ओके चीज़ों को, तो हर चीज़ पे जो पेशेंट यूज़ करता है तो उस पर जर्म्स हो सकते हैं। तो देखिए कोरोना के लिए, इसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग बोला है, बार बार हाथ धोने के लिए बोला गया है, ओके वो इसके लिए है क्योंकि कोरोना का टर्मिनल इफेक्ट जो है वो निमोनिया ही होता है। ओके, यानी कि बोल सकते हैं कि कोरोना इज वन ऑफ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ व्हाट, निमोनिया। तो यू गॉट एडिनो वायरस, यू गॉट बैक्टीरिया है आपके पास, ओके, स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलोसिस, ओके, यानी कि फंगस, कुछ फंगस यानी कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, तो अलग अलग टाइप के हैं निमोनिया कॉज करते हैं। ओके, एंड मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर, यानी कि निमोनिया इज वन ऑफ द, यू कैन सी, मोर सीवियर केसेस ऑफ व्हाट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जनरली ये तब होता है जब यू कैन सी केयर नहीं किया जाता है। ओके, चलिए अभी समराइजेशन करते हैं। तो टाइप, इट इज ए इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ लंग एंड अल्वेलाई। तो पैथोजेनस बैक्टीरिया, निमोनोकोकस, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट्स हैं। देन एजेंट्स में आपका फिजिकल इंजरी या केमिकल, कुछ केस में फिजिकल इंजरी अगर लंग्स को हुआ है, चोट लग गई, या केमिकल को वेपर, हार्श वेपर अगर लंग्स में चला गया, उसकी वजह से भी नेचुरल निमोनिया हो सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया। होस्ट कौन है आपका, लंग, ह्यूमन का लंग का एरेनकाइमस टिश्यू, ओके,
एनकाइमस क्योंकि वही जो अल्वेला है उसमें एयर एक्सचेंज होता है, इसके लिए उसको एरेनकाइमस टिश्यू कहते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सबसे ये कैन सी सीवियर होता है। और फिर फोमाइट, फोमाइट मीन्स द आर्टिकल यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, उसमें जर्म्स होगा। ओके, तो जनरली रेस्पिरेटरी डिजीज और इंटेस्टाइनल डिजीज और स्किन डिजीज के जो इन्फेक्शन होते हैं वो जनरली आर्टिकल्स में आसानी से ट्रांसमिट होते हैं। दैन पैथोजेनिसिटी, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग कॉज करता है अल्वेलाई और ब्रोंकस का। ओके, तो सिम्टम्स है फीवर विथ चिल, स्टैबिंग चेस्ट पेन, फिर डिस्पोनिया मतलब इनएबिलिटी तो ब्रीथ प्रॉपर्ली, ऑक्सीजन की कमी जो होती है, और ग्रीन कफ यू कैन सी स्पुटम प्रोड्यूस होता है। प्रिवेंशन वैक्सीनेशन है, यूज ऑफ मास्क है, गुड हाइजीन, अवॉइड कॉन्टैक्ट, सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, तो फिर इसी ट्रीटमेंट के लिए नेचुरली अभी ये जो जनरल निमोनिया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके अलग अलग ड्रग्स है। बेंजिल पेनिसिलिन बैक्टीरिया के लिए एम्पिसिलिन है, रिपार्टेरिन, ज़ामिब्रेडिन। ओके, तो ये सब ड्रग डिपेंडिंग अपॉन, तो कोई निमोनिया के लिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कौन सा एजेंट, चाहे वो फंगल है, वायरल है, बैक्टीरिया है, वो अटैक कर रहा है। ओके, चलिए कॉमन कोल्ड, तो दुनिया का सबसे कॉमन इन्फेक्शन है विच इज़ ए वायरल इन्फेक्शन। ओके, तो एवरीबडी ऑफ अस हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ऑफ द कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड होना ये भी इंडिकेट करता है हमारा इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है। जिनको बार बार ये कैंसर सर्दी होती है मतलब इम्यून सिस्टम वीक है, तो वायरल डिजीज। ओके, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस या राइनो, राइनो मतलब द वायरस विच अटैक्स ओनली द नेजल यू कैन सी व्हाट चेम्बर्स। ओके, या नेजल स्किन को, उनको राइनो वायरस, राइनो का मतलब ही होता है और इट इज अ कॉन्टेजियस डिजीज, जैसे हैंड शेक से भी होगा। ओके, तो इट इज स्प्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और विद ड्रॉपलेट यूनिक, जिस तरह निमोनिया स्प्रेड होता है उसी तरह कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड ज़्यादा इजीली, अगर घर में किसी भी एक पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ तो इमीडिएटली विद इन 1 वीक अदर मेंबर्स आर आल्सो अफेक्टेड। ओके, बट इट इज़ लेस सीवियर टाइप का, आसानी से 1 हफ्ते के अंदर ये इन्फेक्शन हमारा बॉडी डील कर लेता है। इज अ अपर रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि आपके नेजल चेम्बर से थ्रोट तक के ही पार्ट को ये अटैक करता है। ओके, रोज एंड थ्रोट, इसके लिए उसको राइनोफायरिंजिटिस भी कहते हैं। तो इट इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसका टाइप क्या है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि नोज और थ्रोट कोई इन्फेक्शन करता है। और देखिए आपका जो ये अपना कोरोना वायरस है ये आपका बोल सकते हैं ये आपका कॉमन कोल्ड और आपका इन्फ्लुएंजा जो आपका निमोनिया कॉजिंग एजेंट है। ओके, उन दोनों का एक इंटरमीडिएट बोल सकते हैं क्योंकि ये नोज थ्रोट से लेके वो लंग तक को अफेक्ट करता है। ओके, तो पैथोजन इज राइनो वायरस और कोरोना वायरस, ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट, कौन से एक्यूट नेजोफैरेंजाइटिस, क्योंकि नाक और थ्रोट को इन्फेक्ट करता है। ओके, देन बॉडी पार्ट्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नोज और थ्रोट को अटैक करता है। ट्रांसमिशन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ड्रॉपलेट, फोमाइट के जरिए होता है। पैथोजेनिसिटी इन्फ्लेमेशन और लो नोज एंड थ्रोट, इसी के लिए उसको नेजोफैरेंजाइटिस कहते हैं। देन सिम्टम्स है रनिंग नोज, माइल्ड फीवर और चिल्ड होगा, हेडेक और रेड आइज में द कंजंक्टिवाइटिस यू कैन सी सिम्टम्स आएंगे। और प्रिवेंशन इज वेरी इजी, मास्क लगाइए, गुड हाइजीन रखना है, अवॉइड कांटेक्ट करना है और रेस्ट एंड डाइट, अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तो ये इन्फेक्शन 1 हफ्ते के अंदर अपने आप ठीक होता है। ओके, एंड नो एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन, ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन अगर है तो उस पर कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक जनरली वर्क्स ऑन बैक्टीरिया एंड यू कैन से व्हाट फंगस। दैन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, यानी कि जो पर्सन में जो तकलीफ है उसको रिलीव करना है। खांसी है तो नेचुरली कफ सिरप देना है, अगर स्नीजिंग हो रहा है तो नेचुरली नेजल स्प्रेस आते हैं। ओके, और एंटी हिस्टामिन क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ओके, तो उसके लिए एंटी हिस्टामिन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट इज रिंग वर्म विच इज़ अ स्किन इन्फेक्शन, और ये अकेला इन्फेक्शन है जो फंगस की तरह वजह से होता है। ओके, तो अगर आपको इसमें कोई भी स्किन एलिमेंट है कि रेड रिंग लाइक पैचेस अगर आपको दिख रहा है स्किन के ऊपर जो स्प्रेड होता रह जा रहा है और बहुत ज़्यादा कांस्टेंट इचिंग अगर फील हो रही है एक पर्टिकुलर पार्ट में, साथ में रेड स्पॉट्स जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब है द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द रिंग वर्म। ओके, तो रिंग वर्म इज ए स्पेशल फंगस। आपको मतलब फंगस नेवर यू कैन सी अटैक्स द लिविंग टिश्यू, वो डेड टिश्यू को अटैक करता है। इसके लिए आपका ये जो रिंग वर्म फंगस है ये आपके आप जो टॉप लेयर ऑफ स्किन है, टॉप लेयर ऑफ स्किन डेड, हेयर जो है वो डेड सेल से बनता है, नेल्स जो है डेड सेल से बनता है, तो इन्हीं 2-3 टिश्यूज को जनरली फंगस अटैक करते हैं। ओके, चलिए तो रिंग वर्म क्या है, इट इज अ फंगल डिजीज क्योंकि उसका कॉजेटिव एजेंट डर्मेटोफाइट्स है। डर्मेटो मतलब जो स्किन को अटैक करता है, स्किन फंगस भी कहते हैं। वो हाईली कॉन्टेजियस है, यानी कि एक पर्सन को अगर ये फंगल इन्फेक्शन है, अगर वो
अपने हाथों से या एक इन्फेक्टेड पार्ट को टच करे और इमीडिएटली दूसरे पर्सन को अगर उसने टच किया, हैंड शेक या कैजुअल कांटेक्ट किया, तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, या अपने ही बॉडी के एक पार्ट से वो इन्फेक्शन दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड कर सकता है। जूनोटिक है क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमन को हो सकता है, क्योंकि आपके डॉग्स एंड कैट्स दे आर ऑल्सो इन्फेक्टेड बाय द रिंगवर्म। ओके, तो अगर आपके घर में नेचुरली कोई पेट डॉग है, कैट है, जिनको इन्फेक्शन हुआ तो उससे आपको भी हो सकता है। पैरासाइटिक डिजीज है क्योंकि ये स्किन फंगस जो है स्किन, हेयर और नेल्स के टिश्यू को, डेड टिश्यूज को अटैक करता है। ओके, चलिए, तो इट इज ए टाइप ऑफ हाईली इन्फेक्शियस कॉन्टेजियस फंगल स्किन डिजीज जो डर्मेटोफाइट्स नाम के फंगस, जिसको टीनिया भी कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन ये फंगस आपके बॉडी के किस पार्ट को अटैक कर रहा है तो उसके हिसाब से टीनिया का नाम पड़ता है। जैसे अगर हेड पे अटैक कर रहा है तो टीनिया कापुट ऐसा नाम दिया जाता है। वेक्टर, मैकेनिकल मोड बाय एनिमल्स, एनिमल से वो ट्रांसमिट होगा जिसको इन्फेक्शन है। ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, कैटल्स, इनको भी होता है। देन ट्रांसमिशन इज टू स्किन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या यूज ऑफ द आर्टिकल, यू कैन सी, ऑफ द पेशेंट। तो जिसको नेचुरली रिंगवर्म इन्फेक्शन है, जो भी आर्टिकल वो यूज़ करेगा, अगर उसने हाइजीन नहीं रखा तो उन सब आर्टिकल्स में, पेन, मोबाइल, ओके, डोर नॉब्स, उन सब में इन्फेक्शन होगा। ओके, तो पैथोजेनिसिटी अटैक्स द स्किन, स्कैल्प, मतलब आपका जो हेड का जो आपका स्किन है उसको स्कैल्प कहते हैं। द नेल्स फीडिंग ऑन केराटिन, तो केराटिन इज अ प्रोटीन जिसको ये मटेरियल, डेड मटेरियल है वो, इसको हिट करता है। दैन रेड रिंग लीजन्स आपको दिखेंगे, साथ में इंटेंस इचिंग और पीलिंग ऑफ होता है स्किन में। ओके, प्रिवेंशन नेचुरली अवॉइड करना है एनिमल्स कांटेक्ट, पर्सन टू कांटेक्ट, यू कैन सी सॉइल कांटेक्ट अवॉइड करना है क्योंकि सॉइल में भी ये फंगस रहते हैं। ओके, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। इसके लिए एथलीट फुट, यानी कि जो लोग बिना चप्पल के नेचुरली जो करते हैं, जो एथलीट ज़्यादा करके अगर करते हैं तो उनके फिंगर्स के बीच में जो गैप होता है उसमें भी इन्फेक्शन होता है। नेल्स में अटैक होता है, नेल्स में अगर अटैक हो गया तो उसको ऑन्कोमाइकोसिस कहते हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट इज द एंटी फंगल, यू कैन सी व्हाट इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं। क्लोट्रीमेजोल पाउडर, आपको मालूम है कैंडिड पाउडर इज अवेलेबल। इट्राकोनिजोल पिल, सीवियर केस में इट्राकोनिजोल पिल या फ्लूकोनिजोल, यू कैन सी एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज डेंगू विच इज ए वेरी क्रिपलेंट डिजीज। ओके, ये भी मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होता है। तो इट इज अ ब्रेक बोन डिजीज क्योंकि इससे इतना पेन होता है बॉडी में कि हड्डियां, यू कैन सी, क्रश हो रही है, ऐसा फीलिंग आता है। ओके, तो द पर्सन इज हैविंग सीवियर हेडेक, फीवर, रैशेस है बॉडी में और साथ में मस्कुलर जॉइंट पेन है विच इज जस्ट लाइक, यू कैन सी, एज इफ द बोन इज क्रैकिंग या टूट रही है, तो उसका मतलब है पर्सन सफरिंग फ्रॉम, यू कैन सी, डेंगू। तो इज ए वायरल डिजीज जो डेंगू वायरस, तो डेंगू वायरस इज जस्ट लाइक, यू कैन सी, आपका कोरोना वायरस जैसा ही है, वो वायरल कैटेगरी है। तो उसको ट्रांसमिट कौन करता है, इसको मस्कीटो ट्रांसमिट करता है विच इज अ एडीज मॉस्किटो। तो वेरी इंटरेस्टिंग, मलेरिया को आपका एनोफिलस मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है, आपका फाइलेरियासिस को आपका क्यूलेस मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है, और आपका डेंगू जो है उसको एडिस मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। ओके, तो इट इज ए टाइप ऑफ वेक्टर बोर्न पेनफुल वायरल इन्फेक्शियस डिजीज। तो डेंगू वायरस, उसके 4 टाइप्स है, सीरो टाइप्स है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4। ओके, तो वेक्टर इज फीमेल एडिस मॉस्किटो, देन होस्ट है ह्यूमन, एनिमल से भी, यू कैन सी, स्प्रेड हो सकता है। देन ट्रांसमिशन बाइट ऑफ द एडिस मॉस्किटो, जिसके बॉडी में, यू कैन सी, उसके आपके सलाइवा में डेंगू वायरस होना चाहिए। और पैथोजेनिसिटी, प्राइम टारगेट ब्लड है, जो बॉडी सिस्टम्स, ग्लैंड्स और मसल को वो अटैक करता है। ओके, देन सिम्टम्स, रैशेस, पेन होता है, बैक ऑफ द आई बहुत सीवियर पेन होता है, वॉमिटिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब आपको मालूम है कि जब डेंगू होता है किसी को तो नेचुरल प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाते हैं। ओके, पर्सन को फिर प्लेटलेट्स देना पड़ता है। प्रिवेंशन, दैन सेम, मॉस्किटो को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। मॉस्किटो रिपेलेंट, किलर्स, नेट, गैम्बोसिया, यानी कि आपका 3 बीमारी, मलेरिया हो गया, आपका डेंगू हो गया और फाइलेरियासिस का प्रिवेंशन एक जैसा है। ओके, एंड ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, यानी कि जैसा, क्योंकि वायरस हमको मालूम है कि कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है, तो जो तकलीफ पर्सन में हो रही है तो उसी को ट्रीट किया जाता है। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यू कैन सी, यूज़ करते हैं ताकि जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है डेंगू वायरस वो निकल जाए। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज एड्स। तो एड्स इज ऑल्सो ए वायरल डिजीज एंड इज वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन सी, ग्लोबल डिजीज है, पेंडेमिक डिजीज है वो। तो एड्स
स्टैंड्स फॉर, उसमें ए एक्वायर्ड, आईडी इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो एक्वायर्ड का मतलब होता है जो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो, इसका मतलब है एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी डिक्रीज होती है। ओके, सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब आपका ग्रुप ऑफ इफेक्ट, यानी कि हर बीमारी में नेचुरली जो एक पर्टिकुलर सिम्टम साइंस दिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। जैसे मलेरिया का सिंड्रोम है सीवियर चिल, फिर बुखार, फिर आपका यू कैन सी सीवियर, यू कैन सी व्हाट, स्वेटिंग। ओके, तो ये क्लासिकल सिम्टम्स है आपका मलेरिया का। साथ में बॉडी एच होगा, पेन होगा। ओके, तो हर बीमारी से रिलेटेड कुछ क्लासिकल यू कैन सी व्हाट सिम्टम्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ओके, ये यहाँ पे वीक हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वायरस HIV, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के T सेल्स या APC को क्या करता है, टारगेट करता है। तो इससे क्या होता है कि जो वायरस का इन्फेक्शन है, उस वायरस को नाम दिया है HIV, जो रेट्रो वायरस है। जो आपका कोरोना वायरस है वो भी एक रेट्रो वायरस है, उसमें RNA रहता है। ओके, तो इट वीकन्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम, और वीक इम्यून सिस्टम की वजह से फिर सिंपल सादे इन्फेक्शंस को भी बॉडी ठीक से हैंडल नहीं कर पाता है, एंड अल्टीमेट डाइज अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो एड्स इज ए फेटल डिजीज जो HIV की वजह से होता है, जिससे आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि T सेल एंड B सेल जो होते हैं दे आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। तो इसको स्लिम डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि पर्सन जो है पूरी तरह थिन हो जाता है इसमें। तो इट्स वायरल डिजीज, पॉजिटिव एजेंट HIV है, ब्लड से फैलता है, वो पेंडेमिक डिजीज है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि ज़्यादा करके इन्फेक्शन जो स्प्रेड हुए इन द इनिशियल स्टेजेस दे वर बिकॉज ऑफ द यू कैन से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इसके लिए उसको STD भी कहते हैं। ओके, देन अभी HIV विच इज अ पॉजिटिव एजेंट, उस पर आपको क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो HIV इज एज ऑलमोस्ट स्पेरिकल टाइप का बैक्टीरिया। ये आपका जो कोरोना वायरस है सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका कंपोजिशन में थोड़ा फर्क है। ओके, तो इट इज़ 100 to 140 नैनोमीटर डायमीटर, स्पेरिकल है, 20 साइड्स का। सेंटर में देर इज 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो हर वायरस के सेंटर में होता है जेनेटिक एकेंसी इंफॉर्मेशन, जीनोम कहते हैं उसको। तो उसके साथ साथ इस RNA को DNA में कन्वर्ट करने वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये भी 2 होता है। देन इसको 2 प्रोटीन के कवर से प्रोटेक्ट किया गया है। एक इनर कवर जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये इनर कवर, और येलो कलर का दिख रहा है वो आउटर कवर है। ओके, तो आउटर लेयर को कहते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन P17, और इनर वाले को कहते हैं कैप्सिड प्रोटीन P24। और फिर सबसे बाहर देयर इज ए लिपिड लेयर। ओके, जिसकी वजह से नेचुरली ये बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाता है, और जिसके सरफेस पे होता है ग्लाइकोप्रोटीन नॉब G20 120 एंड स्टॉक GP41। तो ये जो P17 P24 है, GP120 और GP41 है, यही 4 मॉलिक्यूल जो है इनके खिलाफ बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। ओके, और इन्हीं 4 मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया जाता है फॉर टेस्टिंग पर्पस। ओके, यानी कि अगर किसी को HIV है या नहीं, उसके लिए ये 4 प्रोटीन्स डिटेक्ट किए जाते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, HIV इन्फेक्शन जो है कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है। तो आपके पास मैंने आपको वीडियोस में बताया है, ऑलवेज रिमेंबर, कैन यू टेल, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको बोर्ड में आ सकते हैं। ओके, तो स्पोर्ट्स पर्सन में शेयरिंग से नहीं होगा। ओके, नॉर्मल हगिंग किसिंग से नहीं होता है। हाँ, अगर कट है तो नेचुरली हो सकता है। ओके, चलिए अभी चेक समराइजेशन। इट्स ए पेंडेमिक वायरल इन्फेक्शन डिजीज विच इज ऑल्सो एन STD। पैथोजन आपका रेट्रोवायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो कैरियर कौन है, असिम्टोमेटिक ह्यूमन HIV पॉजिटिव ह्यूमंस। ओके, तो HIV पॉजिटिव ह्यूमन वो होते हैं जिनके बॉडी में इन्फेक्शन है लेकिन अभी तक सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हुए। ओके, तो होस्ट जो है वो है ह्यूमन एंड प्राइमेट्स, ह्यूमन एंड उनके जो मंकी एंड एप्स फैमिली, इससे स्प्रेड होता है। ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसमिशन माँ से बच्चे को, ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे हो सकता है। ओके, फिर पैथोजेनेसिटी, मेन टारगेट CD4 सेल है, जिसमें सबसे मेन सेल है आपका T4 लिम्फोसाइट, जो हमारा बॉडी का वॉच डॉग है, जो एंटीजेंस को या जर्म्स को पहचान के 20 सेल्स को बता देता है। इसके लिए T4 सेल का नंबर अगर कम हो गया, 200 से कम हो गया, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो उसके सिम्टम्स जो है वेट लॉस, फीवर, रैशेस, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन इन सीवियर कैंसर केस में। देन प्रिवेंशन, नेचुरली सेफ सेक्स, फेथफुल रहना है, स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड, तो ब्लड प्रोडक्ट्स लेने से पहले आज तो नेचुरली मैंडेटरी है, HIV का टेस्ट किया जाता है। फिर नो शेयरिंग ऑफ एनीथिंग विच कैन कॉज इन्फेक्शन, नीडल शेयरिंग, ड्रग एडिक्ट
ये सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यू कैन सी ट्रांसमिशन हुआ ड्रग एडिक्ट के, क्योंकि ड्रग एडिक्ट क्या करते हैं, एक ही सिरिंज से एक दूसरे को ड्रग्स ट्रांसफर करते थे। फिर ट्रीटमेंट इज द हार्ट ट्रीटमेंट, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जिसमें एचआईवी के पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट है एंजाइम उसको ब्लॉक किया जाता है। फिर यूज ऑफ AZT एजिडोथाइमिडीन जो नंबर 1 ड्रग है एचआईवी के खिलाफ है, लामोबुडीन, जिडोवुडीन, निपावेरिन, दे आर यू कैन सी व्हाट अल्टरनेट ड्रग्स। नेक्स्ट, तो लास्ट जो डिजीज आपको स्टडी करना है वो है कैंसर। तो कैंसर एज वी नो इट इज एक सेलुलर डिजीज जिसमें बॉडी के कुछ सेल्स एब्नॉर्मल तरीके से अनकंट्रोल तरीके से ग्रो होने लगते हैं, जिससे एक ट्यूमर बनता है, एक गांठ बनता है, लंप बनता है, जिसको ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तो कैंसर को मेलिग्नेंसी या नियोप्लाजिया भी कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैंसर का स्टेज क्या है। जब एक सिंगल गांठ बना है, शुरुआत का गांठ बना है, तो उसको नियोप्लाजिया कहते हैं, और जब वो स्प्रेड हो जाता है बॉडी में तो उसको मेलिग्नेंसी कहते हैं। तो वर्ड कैंसर जो है वो लैटिन वर्ड कैंकरम या ग्रीक वर्ड कार्किनोस से डिराइव, जिसका मतलब है क्रैब, क्योंकि आपका जो कैंसर है उसका नेचर, उसका स्प्रेड होने का तरीका एकदम ऐसा ही है जैसे क्रैब एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। फिर ऑन्कोलॉजी इज द साइंस जिसमें हम लोग ट्यूमर्स और कैंसर को स्टडी करते हैं, और ऑन्कोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट हैं, वो रिसर्चर्स जो कैंसर को स्टडी करते हैं। ओके, फिर तो कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है ट्यूमर, लेकिन हर टाइप का ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। इसके लिए ट्यूमर क्या है, इस पर आपको एक आ सकता है क्वेश्चन। तो ट्यूमर को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब वो डेवलप कहाँ पे हुआ। तो बॉडी में जहाँ पे सबसे पहला ट्यूमर डेवलप होता है उसको कहते हैं प्राइमरी ट्यूमर या उसको नियोप्लाजिया कहते हैं, और ये ट्यूमर जब स्प्रेड होता है तो उसको सेकेंडरी ट्यूमर या मेलिग्नेंसी कहते हैं। तो बेस्ड ऑन नेचर कि अगर ट्यूमर अपनी जगह पे ही ग्रो कर रहा है, वो स्प्रेड नहीं होता है, नॉन स्प्रेडिंग टाइप का ट्यूमर उसको कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। नॉन स्प्रेडिंग मतलब विद इन द बॉडी, और जब वो स्प्रेड हो जाता है पूरे बॉडी में तो उसको कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर ही एक्चुअली कैंसर है, यानी कि वो ट्यूमर जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो सकता है, उसको मेलिग्नेंसी भी कहते हैं। इसके लिए देखो आपका कैंसर के 2 स्टेज है। जो सबसे पहला ट्यूमर बनता है तो वो नियोप्लाजिया, जब वो दूसरे बॉडी पार्ट में जाके स्प्रेड होता है तो मेलिग्नेंसी। एंड दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द बेनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में जो ट्यूमर है उसको प्रोटेक्टिव कवर है, तो बाहर नॉर्मल सेल्स है और अंदर एबनॉर्मल सेल्स है, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, कवर नहीं है, देयर इज नो प्रोटेक्टिव कवर, कैप्सूल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे कैन स्प्रेड वेरी इजीली। ओके, और ट्यूमर को जनरली, कोई भी ट्यूमर जो है उसको जनरली ओमा से, यू कैन सी एंड में ओमा रहता है। ओके, और कैंसर को जनरली ऑन्को से रिप्रेजेंट किया है, जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को जीन्स। ओके, तो अभी देखिए, तो ट्यूमर और उसके टाइप्स उसको डिफरेंशिएट किया, तो ये स्लाइड आप देख लीजिए। ओके, तो बेनाइन ट्यूमर का कैप्सुलेशन होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर को कैप्सूल नहीं होता है। फिर डिफरेंशिएशन, बेनाइन ट्यूमर जो है उसमें प्रॉपर टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर में अनडिफरेंशिएटेड मास, ग्रोथ रेट बेनाइन का स्लो होता है, मेलिग्नेंट का फास्ट होता है। फर्टिलिटी, जनरली बेनाइन ट्यूमर फेटल नहीं होते। हाँ, ब्रेन में अगर बेनाइन ट्यूमर डेवलप हो गया तो उससे पर्सन कैन डाई अगर ट्रीटमेंट इज नॉट रिमूव्ड इन टाइम। ओके, दैन मेटास्टेसिस नहीं होता है, मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड होना, बेनाइन ट्यूमर में नहीं होता है, मेलिग्नेंट में होता है। दैन लोकेशन, बेनाइन ट्यूमर जनरली एक ही जगह पे फिक्स रहता है, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट में ब्लड और लिम्स से स्प्रेड हो सकते हैं। और एग्जांपल है ब्रेन ट्यूमर, लाइपोमा, चर्बी का ट्यूमर उसको लाइपोमा कहते हैं। और मेलिग्नेंट ट्यूमर है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, तो फिर उसको भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, तो ये है क्लासिफिकेशन। तो जितने भी टाइप के कैंसर्स है तो उसको 2 तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो, जिस ऑर्गन में या टिश्यू में वो हो गया है तो उस टिश्यू के हिसाब से। लंग में हो तो लंग कैंसर। ओके, देन आपके क्या बोलते हैं, लीवर में हो गया तो लीवर का कैंसर हो गया, हेपेटोमा बोलेंगे उसको अगर साइंटिफिक टर्म, हेपेटो मतलब लीवर, ओमा मतलब आपका कैंसर ट्यूमर। ओके, तो स्किन में हुआ तो स्किन कैंसर, ब्रेस्ट में हो तो ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन ब्रॉड अगर क्लासिफिकेशन है तो 4 है। कार्सिनोमा, जितने भी आपके एपिथेलियल टिश्यूज है उनमें अगर कैंसर होगा तो कार्सिनोमा। सार्कोमा हो गया कनेक्टिव टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यू में कैंसर हो गया, यानी कि मीजोडर्म में अगर कैंसर हो गया तो सार्कोमा। दैन लिम्फोमा हो गया आपका लिम्फेटिक टिश्यूज में, लिम्फ नोड्स में, लिम्फोसाइट्स का कैंसर लिम्फोमा। ल्यूकेमिया अकेला कैंसर है जिसमें ओमा नहीं है, क्योंकि वो ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं बनता है, तो सबसे सीवियर, सबसे डेडली फॉर्म ऑफ कैंसर है। ओके, और फिर आपका एडिनोमा, जितने भी बॉडी के ग्लैंड्स हैं, लीवर, स्प्लीन हो गया आपका, पैनक्रियास हो गया,
इनको जब कैंसर होता है, पिट्यूटरी को जब कैंसर होता है तो उसको एडिनोमा कहते हैं, जो एक्चुअली सार्कोमा का टाइप है, इसके लिए उसको एडिनोसार्कोमा भी कहते हैं। ओके, चलिए साइंस एंड सिम्टम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को कैंसर है तो नेचुरली वो स्लोली डेवलप होता है, तो शुरुआत में कोई साइंस नहीं है, लेकिन कुछ अर्ली साइंस है जिसको कॉशियस से आप यू कैन सी व्हाट, कॉशियस मतलब सावधान, जैसे सी का मतलब रहता है आपका बॉवल है, ब्लैडर मूवमेंट में फर्क आएगा, सोर दैट डज नॉट हील, अनयूजुअल ब्लीडिंग होगा, थिकनेस होगा, लंप डेवलप होगा, इंडाइजेशन, ऑब्वियस चेंज इन कलर, मोल में चेंज होगा, अनएक्सप्लेन वेट ऑफ लॉस 10%, देन सोर थ्रोट, नेगिंग रहेगी, इसका मतलब है आपका थ्रोट कैंसर हो सकता है या लंग कैंसर हो सकता है। तो ये कॉशियस जो है ये शॉर्टकट है। ओके, तो रिमेंबर द वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। चलिए ये कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कैंसर सेल का कैरेक्टरिस्टिक है, हाइपरप्लाजिया, एनाप्लेजिया, हाइपरप्लाजिया मतलब एक्सेस ग्रोथ हो रहा है, एनाप्लेजिया एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, न्यूप्लाजिया मतलब न्यू प्राइमरी ट्यूमर, इन्वेजन जब जो स्प्रेड होता है सराउंडिंग टिश्यू में, मेटास्टेसिस जब वो सेकेंडरी ट्यूमर तैयार करता है, पैरासिटिज्म क्योंकि वो बॉडी में पैरासाइट की तरह काम करता है, देन यू गॉट लैक ऑफ एपोप्लासिस मतलब वो स्टॉप नहीं होते, दे डोंट स्टॉप डिवाइडिंग, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, और नए ब्लड वेसल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कैंसर। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक। और डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत सारे डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एग्जामिनेशन, लंप के लिए टिश्यू का बायोप्सी किया जाता है, माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, फिर एंडोस्कोपी ट्यूब के जरिए किया जाता है, पैप स्मीयर टेस्ट फॉर वजाइनल और एंड सर्वाइकल कैंसर विद बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, ब्लड स्मीयर टेस्ट है ब्लड कैंसर के लिए, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, बॉडी में कहीं पे भी छुपे हुए ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के, स्पूटम अगर लंग कैंसर डिटेक्ट करना है, ओरल स्वैब, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, नेज कैंसर, ओके, सोनोग्राफी है, एक्सरे है, तो बहुत सारे टेक्निक्स है। एंड दिस आर द लिस्ट ऑफ कैंसर कॉजिंग एजेंट। ओके, तो कैंसर जो है एक्चुअली उसका एक सिंगल कॉज नहीं है, मल्टीपल कॉजेज की वजह से कैंसर हो सकता है, और मैंने उसका जेनेटिक है कि बॉडी में जो ऑन्कोजीन्स है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, वो एक्टिवेट हो गए। तो अगर आपके बॉडी में जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसको ऑन्कोजीन बनता है, तब जाके वो एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनको एक्टिवेट करने वाले इतने सारे कैंसर कार्सिनोजेंस है, इसका लिस्ट आप देख सकते हो टेबल नंबर 10.13 में। तो इस पर आपको एक ऐसी टेबलर फॉर्म यानी को एमसीक्यू आ सकता है। ओके, या ब्लैंक एक ऐसी टेबल देंगे वो आ सकता है। चलिए समराइजेशन करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स, सेलुलर डिजीज जिससे ट्यूमर बनता है बिकॉज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, तो बेनाइन टाइप का या मेलिग्नेंट टाइप का, तो बेनाइन टाइप का नॉन कैंसरस, मेलिग्नेंट टाइप का कैंसरस हो गया। तो सार्कोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, एडिनोमा, ये 4 क्लासेस है। तो एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन जो मैंने बोला, या डीएक्टिवेशन ऑफ एंटी ट्यूमर जीन्स, तो हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स नहीं बनने चाहिए। ओके, तो उसके लिए एंटी ट्यूमर जीन्स होते हैं, और ऑन्कोजीन इसके लिए चाहिए, कभी ज़्यादा फास्ट रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है तब ऑन्कोजीन चाहिए होते हैं। लेकिन अगर ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया किसी वजह से, ओके, तो उसकी वजह से भी होगा। ओके, देन कॉज क्या है उसका, रेडिएशन, कार्सिनोजेंस, एडिक्शन, डाइट है, हैबिट है, और कुछ वायरस जिनके पास ऑन्कोजीन होता है। तो अगर आपको ऐसे वायरस राइनो रॉस सार्कोमा वायरस, कुछ HIV है, इनके पास जो वायरस होते हैं और उनके पास ऑन्कोजीन्स होते हैं, अगर इसका इन्फेक्शन आपको हो गया तो उसके आपके बॉडी के कंसर्न पार्ट में ट्यूमर हो जाएगा। ओके, तो रेडिएशन आपको मालूम है, रेडिएशन लाइक यू कैन सी अल्फा बीटा गामा, यू कैन सी एक्सरे जो है, दे म्यूटेट द जीन्स, उससे वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। कार्सिनोजन सेम काम करता है, जो सेल्स के जीन्स को अफेक्ट करता है, म्यूटेट करता है, जिससे वो कैंसरस हो जाते हैं। फिर एडिक्शंस, जैसे आपका टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, उससे कंजम्पशन से भी क्या होता है, आपका कैंसर हो सकता है। डाइट, फॉल्टी डाइट हो गया, एक्सेसिव प्रोटीन खाने से भी कैंसर होता है। पीनट्स, बहुत सारे आर्टिफिशियल फूड्स खाने से भी होता है। फिर हैबिट मतलब टाइट फिटिंग क्लोथ्स हो गया। ओके, then pathogenicity, it all living parts of the body can get affected by cancer except hair, nail and dead skin, यानी कि डेड टिश्यू को छोड़ के बॉडी का हर पार्ट जो है वो कैंसर से अफेक्ट हो सकता है। और सिम्टम्स है जो अभी बताया, लंप बेसिक एक गार्ड बनेगा, वेट लॉस होगा, अनयूजुअल ब्लीडिंग है, पेन, खून की कमी अगर ब्लड कैंसर है, और जो हमने कॉशियस वर्ड जो कॉशियस अभी हम पढ़ा, ओके, वो तो अर्ली वार्निंग है। प्रिवेंशन, जो भी है, जो भी कॉजेज है उससे दूर रहना है, अवॉइड एडिक्शन, फॉल्टी डाइट स्टॉप करना है। ओके, देन रेडिएशन से अपने आप को बचाना है, कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर से आपको बचाना है। और ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, मल्टीपल थेरेपी यूज़ किया जाता है, कॉम्बिनेशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी है, सर्जरी किया जाता है। सर्जरी में बॉडी का एक पार्ट या तो ट्यूमर निकालता है, अगर ट्यूमर नहीं निकाल पाएंगे तो बॉडी का वो पार्ट निकाल देते हैं, कभी कभी पूरा ऑर्गन निकालना पड़ता है। कीमो सबसे कॉमन है, ओके, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है। रेडियोथेरेपी हम लोग रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, ओके, कोबाल्ट
60 सबसे कॉमन है, ओके। और ज़्यादा करके केस में एक थेरेपी से काम नहीं करता है, कीमो के साथ साथ रेडिएशन, कीमो के साथ इम्यूनोथेरेपी, ओके, या हार्मोनल थेरेपी इन केस ऑफ यू कैन सी ब्रेस्ट कैंसर है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कैंसर है तो आपका हार्मोनल थेरेपी यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर कंप्लीटेड द समरी और रिवीजन ऑफ योर यू कैन सी व्हाट हेल्थ आपका एंड डिजीज चैप्टर, जिसमें हमने सारे डिजीज़ को आज कर लिया, ओके। तो नेक्स्ट टाइम वी विल गो विद द नेक्स्ट सेक्शन, ओके। चलिए बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।